आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, देखिए डेटा हैंडलिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ये जानने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है कि हमें डेटा हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास बल्क में कोई बहुत सारा डेटा है। ठीक है, जैसे हम बोले कि एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो अपना डेटा कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उस डेटा को ऐसे की ऐसे लिख देते हैं पूरा, तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको ऑब्जर्व कर पाना, उसको मेजर कर पाना कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, किस बच्चे की परफॉर्मेंस बेकार चल रही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डेटा हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमें। ठीक है, डेटा हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट की होती है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है सबसे पहले हम उस डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, डेटा को अरेंज करने के बाद उसको एक प्रॉपर वे में लिखने के बाद बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए देख पाना कि कौन सा बच्चा अच्छा है, किस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, किस बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में एक क्लास है, क्लास में हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन 60 स्टूडेंट्स के बीच में हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें जो बच्चों की परसेंटेज बनती है उस अकॉर्डिंग हम मार्क्स को और ग्रेड को अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज अगर किसी बच्चे की 90% अबव मार्क्स आते हैं, अगर बच्चे के 90% अबव मार्क्स आए तो हम उसको ग्रेड देंगे ए। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 60 to 90% के बीच में मार्क्स आए हैं तो हम उसको ग्रेड देंगे बी। अगर किसी बच्चे के 50 to 60% मार्क्स आए हैं तो हम उसको ग्रेड देंगे सी। ठीक है, और अगर 50 बिलो है तो हम उसको ग्रेड देंगे डी। ठीक है, जनरली आप अपने स्कूल में जब सिस्टम देखते होंगे तो शायद वहाँ पे ग्रेडिंग का यही सिस्टम चलता होगा। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग का सिस्टम हम क्यों रखते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखिए एक स्कूल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो कम से कम 2000 to 3000 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम सारे स्टूडेंट्स का हम किसी को बोल दें कि आपको सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स याद रखने हैं तो कितना ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकली वो चीज़ शायद पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ऐसे ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज कर लिया। अब क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेड क्या है, ए है। ठीक है, तो इन 50 स्टूडेंट्स का यहाँ क्या बन गया, ग्रुप बन गया। फिर हम आगे बोले कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेड बी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स का जो सेट था उसको हमने अलग से कैटेगराइज कर लिया और यहाँ 40 स्टूडेंट्स के सेट को हमने अलग से कैटेगराइज कर लिया। इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रेड सी है वो कितने टोटल 60 हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स भी अलग से कैटेगराइज हो गए। हम बोले कि ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रेड डी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी में अलग अलग कैटेगराइज हो गए। तो यहाँ हमें क्या पड़ती है, डेटा हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करें। ठीक है, तो एक कंपनी में कितना सारा डेटा होता है। ठीक है, उस कंपनी की हर साल की परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस में भी अलग अलग डेटा होता है कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, कितनी सेलिंग की, कितनी परचेजिंग की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब अगर कंपनी को अपनी 5 to 6 ईयर की परफॉर्मेंस शो करनी है तो वो अपना पूरा डेटा तो शो करेगी नहीं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग तो हमें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन के लिए देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो कंपनी क्या करती है कि अपना जो भी डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करके एक ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप से आपने ग्राफ देखे होंगे बहुत सारे इंटरनेट पे, इस टाइप के ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करती है। तो ये ग्राफ के थ्रू जो डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है ये भी क्या होता है, हमारे पास डेटा हैंडलिंग होती है। दैट मीन्स हमने डेटा को एक वेल मैनर्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर डेटा को हैंडल करने के लिए, उसकी ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें पहला आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ। सबसे पहले हम लेते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है बार ग्राफ। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है हिस्टोग्राम और फोर्थ हमारे पास आता है पाई चार्ट। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 4 वेज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को अपने अपने वे में
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले मेथड की बात करें पिक्टोग्राफ, ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, हमारे पास जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उसको हम क्या करेंगे, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात करें नंबर ऑफ ट्रीज की, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें ट्री हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। बार ग्राफ में क्या होता है, हम इसमें बार्स के थ्रू, ठीक है, इस टाइप की हम हॉरिजॉन्टल बार्स बनाएंगे, बार्स के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम में भी हम बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पाई चार्ट, पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, एक सर्कल, आपने कभी कभी देखा होगा, एक सर्कल बना हुआ होता है, ठीक है, और वो सर्कल में जो डेटा होता है वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज होता है। जैसे सर्कल था, मैंने इसके टोटल 1 2 3 और 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो इस तरह के एक सर्कल बना के उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो हिस्टोग्राम और पाई चार्ट है ये तो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, पाई चार्ट और बार ग्राफ, ठीक है। देखो आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं डेटा हैंडलिंग के लिए। आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड पर, अ टीचर वांट्स टू नो चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील, ठीक है। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम मिड डे मील प्रोवाइड करवाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास। पहला ऑप्शन है कि अगर बच्चे सिर्फ राइस खाना चाहते हैं तो वो सिर्फ राइस की चॉइस अपनी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ चपाती, या फिर बहुत चीज़ें वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम होंगे, ठीक है। टीचर के पास एक लिस्ट होगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे होंगे, और उसमें जो भी बच्चा अपनी जो भी चॉइस फिल करेगा वो अपनी चॉइस फिल कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी डेटा कि हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम है और हमने उनकी जो भी फूड की चॉइस थी उसमें फिल कर दी, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, आगे हम उस डेटा को अरेंज भी तो करेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने ये वाली चॉइस डाली है, कितने बच्चों की चॉइस ये है और कितने बच्चों की चॉइस बोथ है, ठीक है। तो उस चॉइस को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। डेटा को अरेंज हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स ने इस वाले ऑप्शन पे टिक किया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज टोटल 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राइस ओनली को प्रेफर किया था, ठीक है। उसके बाद चपाती वाला गिनेंगे हम, चपाती वाला अगर हम काउंट करते तो मान लो ऐसे 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आया था बोथ पे, ठीक है, मान लो टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोथ वाले ऑप्शन पे टिक किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को अरेंज कर लिया जो भी स्टूडेंट्स की चॉइस थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या होता है आगे डेटा हैंडलिंग में, इसमें एक ऑप्शन आता है टैली मार्क्स। हम डेटा को टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, मतलब हमें 20 को रिप्रेजेंट करना है एज अ टैली मार्क्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 तक तो आपने लाइन्स काउंट कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 के लिए आप इसको एक बार कट कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया आपके पास एक 5 का पेयर। उसके बाद आगे 6 7 8 9 एंड देन 10, ठीक है। अगेन 11 12 13 14 एंड 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। दैट मीन्स एक जो आपका ये मार्क बन के आता है, ये मार्क किसके लिए होता है, आपके टोटल 5 के लिए होता है। तो 20 के लिए हमें टोटल 4 मार्क्स बनाने थे, तो हमने टोटल ये हो गया इसका टैली मार्क्स, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 के लिए टैली मार्क्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10, ये किसके लिए टैली मार्क हो गया आपका, 10 के लिए, ठीक है। 5 के लिए टैली मार्क कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 एंड देन सिंपल 5, ठीक है। टैली मार्क्स बनाने से हमें इजी कैसे रहेगा कि हमें पता चल जाता है टोटल कितना 5, तो 5 10 15 और 20, इस टाइप से हमें क्या होता है काउंट करने में इजी हो जाता है डेटा को, ठीक है। अब आगे हमारे पास बात आती है, अगर हमारे पास 4 होता, अगर 4 हमारे पास कोई नंबर होता तो उसके लिए हम टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल 1 2 3 एंड 4, बस हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि 5 के लिए तो आगे हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 4 के लिए टैली मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम टैली मार्क्स के थ्रू भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट शूज ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग शूज है हमारे पास, और वो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास गिवन है बहुत सारे शूज, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जो डेटा होता है, अब यहाँ पे आपके पास नंबर लिखो 5 4 7 5 6 7, अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। इस टाइप का जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा, जो मैं स्टार्टिंग में जो हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे कोई एक कोई गर्ल थी, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट लोग आए, वो सारे लोग आके उसको अपने शूज का साइज बता के चले गए, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ। तो जो प्राइमरी डेटा होता है स्टार्टिंग में जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा,
रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा। ठीक है, आगे हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम इसमें इस डेटा को एक प्रॉपर वे में हैंडल करेंगे, एक प्रॉपर वे में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, लेट सपोज देखो हमारे पास यहाँ पे कितने साइज के शूज है, एक हमारे पास है 4, 5, 6 और 7 और 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, डिफरेंट साइज हो गई यहाँ पे शूज की साइज। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे कि 4 नंबर इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर 4 की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 4 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद है 5 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दैट मीन्स 5 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स। आगे हम देखते हैं 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ठीक है, तो 6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स। आगे 7 के लिए चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स। एंड 8 के लिए हम बात करें तो 1 और 2, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इतना बड़ा डेटा था, इसको हमने क्या किया, एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए टैली मार्क्स कैसे शो करेंगे हम, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स के थ्रू हम इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 4 साइज के टोटल कितने शूज है, 4, तो 1, 2, 3 एंड देन 4, ये हो गया इसके टैली मार्क्स। इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है 8 को। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 के लिए टैली मार्क्स। इसके बाद है 9, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, 6, 7, 8 और 9। अगेन आता है हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, ये हमारे पास हो गया 6 के लिए टैली मार्क्स। अगेन आता है 2 के लिए 1 और 2। ठीक है, तो हम डेटा के टैली मार्क्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो हम देखते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ अभी हमने देखा था क्या होता है, रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें हम डेटा को किसी भी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, पिक्टोग्राफ हो जाता है। अब पिक्टोग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, कोई भी क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने पास 30। ठीक है, तो हमें डेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एब्सेंटीज की क्या बनानी है, रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास टोटल वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, और संडे को तो लीव होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये टोटल हमारे पास डेज लिख लिए हमने डिफरेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट सपोज हमारे पास मंडे को टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज थे 3। ठीक है, ट्यूसडे के दिन थे हमारे पास 2, वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था, सारे बच्चे प्रेजेंट थे, थर्सडे को 4 एब्सेंटीज थे, फ्राइडे को 2 और सैटरडे के दिन 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पिक्टोग्राफ तैयार करना है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं हम छोटा सा, लेट सपोज ये हो गया हमारे पास कोई भी एक पर्सन। ठीक है, ये जो आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शोज एब्सेंटीज। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एब्सेंटीज को शो कर रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास मंडे को टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने थे, 3 थे, तो आप क्या करेंगे, सेम डायग्राम को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे, दैट मीन्स 3 एब्सेंटीज। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं हम, ट्यूसडे के दिन 2 एब्सेंटीज थे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे के बारे में। वेडनेसडे को तो सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे के लिए, थर्सडे के दिन 4 एब्सेंटीज थे, तो हम क्या करेंगे, 4% ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद हम फ्राइडे के लिए बात करें तो 1 एंड देन 2, और हम सैटरडे के लिए बात करें तो 1
2 एंड देन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एब्सेंटीज हो गए। इसके लिए हमने एक डायग्राम फिक्स कर लिया कि हम इस टाइप का डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए, नंबर ऑफ एब्सेंटीज शो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ आती है इसमें, अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा लार्जर हो, ठीक है। अभी तो हमने लिया इसमें नंबर ऑफ एब्सेंटीज, अगर हम नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि क्लास में एब्सेंट तो 2-3 ही बच्चे रहते हैं, लेकिन बाकी सब तो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने मान लिया कि उस दिन कोई भी मंडे हमारे पास डे था, उस दिन टोटल 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ट्यूसडे के दिन हमारे पास 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, वेडनेसडे के दिन 20, अगेन 15, इधर 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, उधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 प्रेजेंट थे हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कितने, 30, तो हम 30 टाइम्स सेम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें ऑब्जर्वेशन भी लेने पड़ते हैं। जैसे हम एक डायग्राम बना देते हैं, लेट्स सपोज ये जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है ये प्रेजेंट कर रहा है 5 प्रेजेंट स्टूडेंट्स को, अगर हम एक बार डायग्राम बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास 5 प्रेजेंट स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम 10 के लिए डायग्राम कितनी बार बनाना पड़ेगा हमें, देखिए एक बार हमने डायग्राम बनाया, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अगेन हमने एक और बार डायग्राम बनाया, दैट मीन्स 5 + 5 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सेम इसके लिए कितनी बार बनाना पड़ेगा हमें, 3 टाइम्स, ये 5, ये 10 और ये 15 हो गया। अगर हम 20 के लिए लेते हैं तो 4 टाइम बना देंगे, 2, 3 एंड देन 4। अगर हम 15 के लिए लेते हैं तो सेम डायग्राम 3 टाइम्स ड्रॉ होगा। अगर 25 के लिए लेते हैं तो ये 5, 10, 15, 20 एंड देन 25। अगर हम 30 के लिए लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड देन 30, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, सेम डायग्राम के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि सेम डायग्राम इतने टाइम रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स एक ही डायग्राम बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स को शो कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास जो हमारा डेटा है वो इतना ज़्यादा लार्जर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 1 पर्सन से नंबर ऑफ 1 डायग्राम को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कलर ऑफ फ्रिजेस प्रीफर्ड बाय पीपल, ठीक है। पर्सन से, ठीक है, शॉप पे गए फ्रिज खरीदने, तो फ्रिज में क्या होता है, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड और वाइट है, ठीक है। जो लोग हैं उनके पास 4 अलग अलग चॉइसेस हैं। अब हमें एक डेटा कलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स को कितने कलर्स की फ्रिज पसंद आई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए, इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम शो कर दिया कि इस डायग्राम का मीनिंग है, एक अगर 1 टाइम अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स 10 पर्सन या फिर 10 पीपल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लू के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू के आगे डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ग्रीन के लिए सिंपल, रेड के लिए, व्हाइट के लिए, ठीक है। अब इस जो पिक्टोग्राफ है आपके पास, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपके पास, कि आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं जिनको ब्लू कलर का फ्रिज पसंद है, फिर जो ब्लू कलर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि टोटल कितने टाइम डायग्राम बना हुआ है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और 1 डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितने रहेंगे टोटल, 30 पीपल ऐसे हैं जो ब्लू कलर प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ग्रीन पे, अगर ग्रीन के लिए बात करें तो सिंगल टाइम ही बना हुआ है, और सिंगल टाइम को कितने लोग किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, दैट मीन्स ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम रेड पे, रेड कितने पर्सन की चॉइस हो गई, 10 + 10 टोटल 20, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट के लिए, तो व्हाइट में 10 + 10 + 10 + 10, 10 को हम 4 टाइम ऐड करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम ही हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 40। तो टोटल पर्सन जो ब्लू लाइक करते हैं वो हो गए 30, ग्रीन के लिए हो गए 10, रेड के लिए हो गए 20 और व्हाइट के लिए हो गए 40, ठीक है। इसमें और टाइप के क्वेश्चन आपके पास कैसे बन सकते हैं कि वो आपसे पूछ लेगा
कि मैक्सिमम कौन सा कलर है जिसको लोग प्रिफर करते हैं, तो मैक्सिमम प्रिफर्ड कलर कौन सा हो जाएगा आपके पास, व्हाइट, और मिनिमम कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के थ्रू हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमारे पास पहले एक मेथड था पिक्टोग्राफ किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अगर हम कोई एक मेथड को छोड़ के अगर हम कोई दूसरा मेथड उसके लिए फाउंड करते हैं तो दैट मीन्स पहले वाले मेथड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तभी तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं किसी भी डेटा के लिए। ठीक है, तो अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें तो वो मेथड हमारे पास वहाँ ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं होता, क्योंकि अगर डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में होगा तो वहाँ हमारे पास हमें डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी टिपिकल चीज़ आ गई जिसकी हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस चीज़ को हैंडल कर पाना। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक और मेथड नया हमने बनाया, वो होता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ के थ्रू हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए बार ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, इक्वल स्पेस के और इक्वल विड्थ के हमारे पास बार होते हैं। कैसे, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा इस टाइप का डायग्राम बना हुआ, इस टाइप के डायग्राम्स आपने बने हुए देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज, ये वाला जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है बीच में, इनको हम बोलते हैं बार। ठीक है, इनकी जो विड्थ होती है वो हर बार की क्या होती है, इक्वल विड्थ होती है, सेम। ठीक है, और इन बार के बीच में जो स्पेसिंग होगी, ये भी स्पेसिंग भी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी स्पेसिंग हमने कर दी 10 सेंटीमीटर और उसको कर दिया 9 सेंटीमीटर, इट्स नॉट पॉसिबल, ये आपको हमेशा सेम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो आपके पास बार की लेंथ होगी, जो लेंथ है ये आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी को शो करेगी कि जो भी डेटा है वो कितने टाइम्स अकर हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक साइड हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हम ले लेते हैं चॉइसेस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, दैट मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। पहला हम ले लेते हैं बनाना, एक हम ले लेते हैं ऑरेंज, एक हम ले लेते हैं पाइनएप्पल और एक हम ले लेते हैं ग्रेप्स। ठीक है, अब हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो कि फर्स्ट जो हमारे पास फ्रूट है बनाना, वो टोटल 5 स्टूडेंट्स की चॉइस है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ऑरेंज, टोटल 10 स्टूडेंट्स की चॉइस ऑरेंज है। पाइनएप्पल 8 स्टूडेंट एंड ग्रेप्स 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स ले लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए जो भी जिस भी स्टूडेंट की चॉइस की उसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसको हमें बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होती है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, आप जब भी बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हम इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, इस टाइप के कॉलम्स बने रहते हैं 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हमेशा इक्वल रहती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं आगे इसमें नंबर ऑफ फ्रूट की चॉइस पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास थी बनाना। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे नोट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बनाने के लिए, 5 थे। तो पहला बार हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट फ्रूट को। ठीक है, लिमिट कितनी थी, 5 थी, तो हमने बार को कितना एक्सटेंड किया आगे तक से, 5 तक एक्सटेंड किया। इसके बाद हम ले लेते हैं ऑरेंज के लिए लेंगे, ऑरेंज कितना है 10 है, तो इसको आगे आगे एक्सटेंड कर देते हैं 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो सेकंड बार जब हम बनाएंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग भी इक्वल रहेगी। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्पेस हमें फिर से लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 10। ठीक है, आगे थर्ड फ्रूट है मतलब पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के लिए हमारे पास 8 है, 8 स्टूडेंट है, तो 8 लिमिट कहाँ तक हो गई थी, यहाँ तक हो गई। दैट मीन्स ये तो हमारे पास स्पेसिंग दे देंगे हम, और ये हमारे पास इस लिमिट तक ये थर्ड फ्रूट आ गया हमारे पास। फोर्थ है हमारे पास ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6।
ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिंग हो गई, हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है 6, तो ये 6 किलोमीटर हो गई हमारे पास, तो हम यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, आगे आप क्या करोगे, इन बार्स में अच्छे से ये शो हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें फ्रूट्स के नाम भी इसी में ही आगे लिख देते हैं। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड था हमारे पास ऑरेंज, थर्ड था हमारे पास पाइनएप्पल, और फोर्थ था हमारे पास ग्रेप। ठीक है, तो ऐसे आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और बार के थ्रू किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।